हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज हम शुरू करेंगे 12th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हमने जो लास्ट यूनिट पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें जो चार्जेस थे वो रेस्ट में थे। जो भी हमने पढ़ा था फील्ड पोटेंशियल वो सब कुछ जो है चार्जेस उसमें मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन सिर्फ रेस्ट में थे। अब इसमें क्या है कि अगर चार्जेस मूव करना शुरू हो जाए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, ये इसको हमने Q1 चार्ज दिया है तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा V1। दूसरा कंडक्टर लिया है, उसको हमने Q2 चार्ज दिया है, उसका पोटेंशियल V2 है। और मान लीजिए कि V1 जो है दैट इज ग्रेटर देन V2। अब अगर हम इन दोनों कंडक्टर्स को हम कनेक्ट कर दें किसी वायर से, कंडक्टिंग वायर से, तो क्या होगा? इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट उनको फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे मूव करना शुरू हो जाएंगे, यानी कि चार्ज फ्लो होने लगा है। दिस फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट्स करंट। और डिफाइन कैसे करते हैं हम? किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज एक सेकेंड में फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट। द करंट थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज द नेट चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू द एरिया। किसी भी एरिया से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट। करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q फॉर चार्ज एंड T फॉर टाइम। लेकिन ये करंट जो है हमेशा स्टडी तो होती नहीं है, कई बार अनस्टडी करंट्स होती हैं। जैसे लाइटनिंग में स्टडी मतलब कांस्टेंट नहीं होती, इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, वेरिएबल होती हैं। तो उस केस में हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस मीन्स पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी भी एरिया से जितना चार्ज पास हो रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं डेल्टा टी, और उसमें उस एरिया से मान लीजिए डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है। तो करंट कितनी हो जाएगी? करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने वायर लिया था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो में। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है वही जो है वो करंट की डायरेक्शन होगी। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्शन है तो ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? मान लीजिए हमारे पास एक वायर में करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे 1 यूनिट करंट है, इसमें जो है वो 2 यूनिट करंट है। तो यहाँ पे जो करंट आएगी इसको हम ऐड करेंगे तो 3 यूनिट होगी, 1 + 2। यानी कि इसको हमें ऐड करने के लिए वेक्टर्स की लॉ फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसके लिए हम 2 वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और तब ऐड करेंगे। इनको हम सिंपली जो है स्केलर्स की तरह ऐड कर देते हैं। दे आर एडेड लाइक स्केलर्स, and therefore it is a scalar quantity, not vector quantity. ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? हम इससे निकाल सकते हैं Q की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो क्या हो जाएगी इसकी? कूलम पर सेकेंड, जिसको क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। तो जो डोमेस्टिक यूज में यूज होती है यूनिट एम्पियर ही यूज होती है, लेकिन कहीं कहीं पर हमको छोटी करंट्स भी यूज करनी होती हैं, तो उसके लिए छोटी यूनिट्स हैं, क्या है? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितने होते हैं? 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स में जो करंट होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? An electric charge will experience a force if electric field is applied. If it is free to move, it will move contributing to current. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और अगर वो फ्री है, मूव कर सकता है, फिक्स नहीं है अपनी जगह पे, तो क्या होगा? वो मूव करेगा, और मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगी। तो पहला केस अगर हम देखते हैं मेटल्स का। मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है ये।
तो अगर हमने ये एक मेटल का पाइप लिया है, वायर लिया है, इसके दोनों एंड्स पर हमने एक तरफ प्लस क्यू वाले चार्ज लगा दिया है एक डिस्क, और एक तरफ माइनस क्यू चार्ज की डिस्क लगा दी है। 2 डिस्क हमने कनेक्ट कर दी है दोनों एंड्स पे, एक पे प्लस क्यू चार्ज, एक पर माइनस क्यू चार्ज। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज है, इन पे फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इन पे फोर्स लगेगा। तो ये ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे जिससे कि करंट जो है प्रोड्यूस होगी। दूसरी होती है आयोनाइज्ड गैसेस। गैसेस को आयनाइज कर दे, आयनाइज मीन्स उनमें से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें। तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और उसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे। तो जब हम इनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, हमने प्लस क्यू चार्ज एक एंड पर लगा दिया है, माइनस क्यू चार्ज वाला दूसरे एंड पर लगा दिया है। तो क्या होगा, जो पॉजिटिव आयंस हैं वो इधर की तरफ फ्लो होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, फील्ड के ऑपोजिट। तो जो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेट फ्लो होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में। कितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है माइनस कितना नेगेटिव, तो नेट फ्लो जितना हो रहा है चार्ज का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कुछ होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स, वो भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनमें पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं, दोनों तरह के आयंस होते हैं। तो जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आयंस फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव आयंस फील्ड के ऑपोजिट मूव करते हैं। और इस केस में भी जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इन तीनों ही केसेस में हमने देखा है, हमने एक तरफ प्लस क्यू चार्ज लगा दिया था, दूसरी तरफ माइनस क्यू चार्ज लगा दिया था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस जो है वो मूव करने शुरू हो गए, पॉजिटिव फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव जो है वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन क्या होगा, जब ये मूव करेंगे, दे विल दस मूव टू न्यूट्रलाइज द चार्जेस, चार्जेस जो है न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए हैं सारे, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे प्लस क्यू चार्ज को। ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है तो माइनस क्यू को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि करंट थोड़ी देर के लिए रहेगी, उसके बाद जो है करंट, देयर विल बी करंट फॉर वेरी शॉर्ट वाइल एंड नो करंट देयर आफ्टर। अगर हमें करंट को मेंटेन रखना है तो हमें कोई ऐसे डिवाइस चाहिए जो कि इनके चार्ज को सप्लाई करती रहे, दोनों एंड्स पे जो है वो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई करती रहे, या हम कह सकते हैं कि जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन रखे या इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखे। तो ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं दैट आर कॉल्ड सेल्स और बैटरीज। मैकेनिज्म विच मेंटेन ए स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर नोन सेल्स और बैटरीज। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के बारे में हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन V एंड I। V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, और I करंट, उनके बीच का रिलेशन बताता है। ये क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं इसको। द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law। यानी कि अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो वोल्ट उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है दोनों में डायरेक्ट वेरिएशन होता है, यानी कि हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगी, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट कम हो जाएगी। ये सर्किट आप देख रहे हैं, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, ये एमीटर, इससे क्या हम नापते हैं, करंट नापते हैं। वोल्ट मीटर, इससे हम वोल्टेज नापते हैं। ये एक स्विच है लगा हुआ है या की है, और ये वेरिएबल बैटरी है हमारे पास जिसका हम पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। तो जब हम पोटेंशियल चेंज करके V और I की वैल्यूज नापते हैं कि कितना पोटेंशियल है इसके अक्रॉस और कितनी करंट है, और हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते जा रहे हैं उसी रेशियो में वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है। या हम कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, या हम लिखते हैं V इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट R इंटू I। इसमें R क्या है, द R इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस। नाम से पता चल रहा है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब जो अपोज करे, जो रेसिस्ट करे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन इट। रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो उसको रेसिस्ट करेगा, करंट उसमें कम होगी, हम उतना ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अगर रेजिस्टेंस वायर का ज्यादा है तो उसमें कम करंट होगी, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगी। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, हम इस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं। इफ I इज 1 एम्पियर, I को हम 1 एम्पियर ले लें, तब V is equal to R। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रेसिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स
व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। अगर उसमें से यूनिट करंट फ्लो हो रही है तो उसके एंड्स पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ दैट सब्सटेंस। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होगी वो हम इससे निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V के लिए वोल्ट और I के लिए एम्पियर, तो क्या होगी वोल्ट पर एम्पियर, जिसको कि बोलते हैं ओम। ये इसका सिंबल है ओम। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ये साइंटिस्ट के नाम पर है ओम। हम 1 ओम भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर 1 ओम डिफाइन करना चाहें तो 1 ओम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमने कोई वायर लिया है और उस पर पोटेंशियल कितना लगाया है, ये V हमने लगाया है 1 वोल्ट और उसमें करंट जो है वो 1 एम्पियर है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम। तो 1 ohm is the resistance of that wire across which if we apply a voltage of 1 volt then the current in the wire is 1 ampere. रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, ये दो टर्म्स है। रेजिस्टेंस हमने भी पढ़ा है, एक टर्म और आती है रेसिस्टिविटी। इन दोनों का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम देखते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, जस्ट रिवाइज करना है इसको, 10th क्लास में पढ़ते हैं इसका। ये हम देख रहे हैं, हमने एक कंडक्टर लिया है, इसकी लेंथ L है और एरिया A है। अगर हम इसमें करंट I फ्लो करते हैं तो मान लीजिए इसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज P, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, इसका हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I, इतना रेजिस्टेंस है इसका। अब हमने दो ब्लॉक्स ले लिए हैं, सेम ब्लॉक्स, ऐसे ही दोनों ब्लॉक्स ले लिए हैं, L लेंथ इसकी है, L लेंथ इसकी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन E है। अगेन हम इसमें जो है सेम करंट I फ्लो करते हैं, तो क्या होगा V वोल्टेज यहाँ डेवलप होगा और V वोल्टेज जो है ये यहाँ डेवलप होगा। तो अगर हम इसका टोटल रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2V अपॉन I, यानी कि रेजिस्टेंस जो है हमने लेंथ डबल कर दी, एरिया को चेंज नहीं किया है, लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। या हम कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब दूसरे केस में हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास कंडक्टर था इसको हमने हाफ कर दिया है, बीच में से ऐसे हाफ कर दिया है, यानी कि ऊपर का एरिया हाफ A/2 और नीचे का भी एरिया A/2 और लेंथ को हमने उतना ही रखा है। ठीक है, इस केस में हमने एरिया को हाफ कर दिया है। अब अगर हम इसमें से अगेन जो है I करंट फ्लो करें, I करंट, तो वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज भी होगा इसके अक्रॉस। अब अगर हम इस अपर हाफ का रेजिस्टेंस निकालें तो वो कितना होगा V अपॉन I करंट फ्लो करी थी, यानी कि I अपर हाफ में और I/2 अपर हाफ में, I/2 लोअर हाफ में, तो I/2 तो कितना हो गया ये 2V अपॉन I, यानी कि रेजिस्टेंस फिर जो है वो पहले रेजिस्टेंस का डबल हो गया, एरिया हाफ करने से रेजिस्टेंस डबल हो गया। इट मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एक तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को कंबाइन करेंगे वी विल गेट R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, या हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटा के एक इक्वल का लगाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू L अपॉन A। दिस कांस्टेंट क्या है, ये रो इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल and it is a property of the material and depends on temperature, pressure and nature of the substance. ये जो रो है इसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। R रेजिस्टेंस है और रो रेसिस्टिविटी है। R किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। जो रेसिस्टिविटी है रो, ये डिपेंड करती है उसके सब्सटेंस के मटेरियल पे, उसके टेम्परेचर पे, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यूनिट निकालें अगर हम इसकी, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी दैट इज ओम मीटर। ओम मीटर कैसे आई है, ये हम इससे निकालते हैं, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू RA अपॉन L। R के लिए हम क्या लेंगे ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर और लेंथ के लिए मीटर, तो ये मीटर कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट कितनी आ गई ओम मीटर, या सिंबल फॉर्म में लिखें तो ओम मीटर, दैट इज द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, अब अभी हमने फॉर्मूला लिखा है इसका, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब इसमें अगर हम L को 1 मीटर ले लें, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लें, देन R इज इक्वल टू रो।
यानी कि रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि रेसिस्टिविटी की सब्सटेंस की उसके रेजिस्टेंस की इक्वल है, न्यूमेरिकली उसके इक्वल है। कब? जब उसकी लेंथ हमने 1 मीटर ली है और एरिया कितना लिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ पीस ऑफ दैट सब्सटेंस हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो है बहुत ज़रूरी है समझना कि रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। हर सब्सटेंस के लिए एक पर्टिकुलर रेसिस्टिविटी होती है जो कि उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और उस सब्सटेंस पर डिपेंड करती है कि क्या सब्सटेंस है वो। कॉपर लिया है तो उसकी रेसिस्टिविटी कुछ और होगी, सिल्वर लिया है उसकी रेसिस्टिविटी कुछ और होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं इसको समझने के लिए। ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, what will be the change in its resistance and resistivity। हमने एक वायर लिया है, उसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। हमने उसको डबल कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया है, स्ट्रेच करके डबल कर दिया है। डबल करने से क्या होगा, हमने स्ट्रेच किया है इसको, तो इसका एरिया चेंज हो जाएगा। एरिया जो है A/2 हो जाएगा, हाफ। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही है। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। अगर हम लेंथ को डबल कर देंगे तो एरिया जो है वो हाफ हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम जो है वो सेम है। ठीक है, तो पहले जो उसका रेजिस्टेंस था कौन सा? ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दैट वाज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। जो न्यू रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू L को हमने 2L कर दिया है और एरिया कितना कर दिया? हाफ हो गया। L को 2L करने से एरिया हाफ हो गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज 4 रो L अपॉन A। यानी कि इसको अगर हम R डैश ले लें दैट इज इक्वल टू 4R। न्यू रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस उसका कितना हो गया है? 4 टाइम्स। जितना पहले रेजिस्टेंस था उसका 4 टाइम्स हो गया है। लेकिन रेजिस्टिविटी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ना तो मटेरियल चेंज कर रहे हैं हम और ना ही टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इस टेबल में हम देख रहे हैं रेसिस्टिविटी कुछ सब्सटेंसेस की। हम देख रहे हैं कि कंडक्टर्स जो हैं उनकी रेसिस्टिविटी कम है, metals that have low resistivity in the range 10⁻⁸ to 10⁻⁶ ओम मीटर, जिनमें की सिल्वर की रेसिस्टिविटी बहुत कम है, सबसे कम है, उसके बाद कॉपर की, उसके बाद एल्युमिनियम की। तो इनको हम किस में यूज़ करते हैं? जो वायर्स और केबल्स होती हैं उसमें हम ये मटेरियल्स यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी बहुत कम है। सिल्वर की बेस्ट रेसिस्टिविटी है, बेस्ट मटेरियल है, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा होता है, इसलिए हम कॉपर या एल्युमिनियम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंसुलेटर्स जो हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इंसुलेटर्स लाइक ग्लास एंड रबर हैव 10⁻22 और 24 टाइम्स रेजिस्टिविटी। अगर मेटल से कंपेयर करें तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी की 10⁻22 या 24 टाइम्स जो है इनकी रेजिस्टिविटी होती है। एलॉयज क्या होते हैं? जो मेटल से मिलकर बनते होते हैं। ये हम देख रहे हैं कि एलॉयज की रेजिस्टिविटी कितनी है और मेटल्स की रेजिस्टिविटी कितनी है। ये एलॉयज की रेजिस्टिविटी है, ये मेटल्स की रेजिस्टिविटी होती है। तो जो एलॉयज हैं उनकी रेजिस्टिविटी मेटल्स के कंपैरिजन में, जिन मेटल से वो मिलके बने हैं उनसे थोड़ी सी हाई होती है। इसीलिए हम इनको किस में यूज़ करते हैं? हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे कि हीटर्स हैं या इलेक्ट्रिक आयरन है, इनमें हम यूज़ करते हैं क्योंकि रेजिस्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है और रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो हमको लेंथ इनकी कम लेनी पड़ेगी। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो कम लेंथ में ही हमें जो है उतना रेजिस्टेंस मिल जाएगा जितना हमको चाहिए। तो ये इन डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, हीटिंग डिवाइसेस जितनी भी होती हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीच में होती है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। यानी कि सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी जो है क्या होती है? लेस देन इंसुलेटर्स बट ग्रेटर देन कंडक्टर्स। कंडक्टर से ज्यादा होती है लेकिन इंसुलेटर से कम होती है। देन इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं? अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? पहले हम देख रहे हैं पहला ग्राफ, V ceases to be proportional to I। ये किसके लिए है? एक मेटल के लिए ड्रॉ किया है ये।
ये I है और ये V है। इधर हम देख रहे हैं शुरू में तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है हमारे पास, लेकिन बाद में जो है वो स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा डेविएट हो गया है। क्यों डेविएट हो गया है? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करेंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस भी जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। ये जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तब भी ऐसा होता है कि अगर हम जो है V और I नाप रहे हैं तो शुरू में तो रेशियो हमारा कांस्टेंट आता है, लेकिन बहुत देर तक हम उसको चला के रखें तो जो है रेजिस्टेंस का रेशियो, ये जो V और I का रेशियो है वो सही नहीं आता है, यानी कि बढ़ जाता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। इसलिए प्रिकॉशंस में लिखा भी होता है जब हम ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो की को ज़्यादा देर तक ऑन नहीं रखें। जब हम रीडिंग लें तो की को लगाएं और जब हम रीडिंग ना ले रहे हों तो की को हटा दें। क्यों? अगर कंटिन्यूस करंट फ्लो होगी तो वायर गर्म हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। दूसरा ग्राफ हम देख रहे हैं, ये डायोड के लिए है ग्राफ। डायोड एक डिवाइस होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे सेकेंड बुक में, सेकेंड लास्ट चैप्टर में। The relation between V and I depends on the sign of V. In other words, if I is the current for the certain V, then reversing the direction of V keeping its magnitude fixed, does not produce the current of same magnitude in opposite direction. यहाँ पर हमने फॉरवर्ड में V को पॉजिटिव लिया है और I की वैल्यू नापी है। अब हमने यहाँ पे V को नेगेटिव कर दिया है और I की वैल्यू नाप ली है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में सेम वैल्यू नहीं आ रही, जितनी पॉजिटिव में आ रही थी उतनी नेगेटिव में नहीं आ रही। यानी कि हम अगर बैटरी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है और वो स्ट्रेट लाइन भी नहीं आ रही है। ठीक है। तीसरी डिवाइस है ये गैलियम आर्सेनाइड। इसका ग्राफ हम देख रहे हैं किस तरह का है का पोर्शन में। अगर हम कोई पर्टिकुलर करंट देखें तो ये करंट हमें इस वोल्टेज पे भी मिल रही है और इस वोल्टेज पे भी मिल रही है। दो वोल्टेज हैं जिन पर की सेम करंट है। ठीक है। द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक, दैट इज देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट। मटेरियल एग्जिबिटिंग सच इज गैलियम आर्सेनाइड। तो ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं, ये हम देख रहे हैं डायोड्स और ये जो गैलियम आर्सेनाइड, इनको हम बोलते हैं क्या डिवाइसेस बोलते हैं? नॉन ओमिक डिवाइसेस, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। ज़्यादातर ये सेमीकंडक्टर्स की बनी होती हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी बोल सकते हैं इनको। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होती हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन मेटल्स जो हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं एट लो टेम्परेचर्स या एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे फॉलो करती हैं, लेकिन टेम्परेचर अगर हम चेंज कर देंगे, तभी हमने ओम्स लॉ में लिखा था इफ टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन ओनली ओम्स लॉ इज फॉलोड फॉर मेटल्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम रेसिस्टिविटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।